Hello everyone, this side Dr. Bharti from BJN Radaropa Software Team. So आज हम वेबिनार कर रहे हैं डॉक्टर मनोज के साथ. The topic is how to manage acute cases in homeopathy. कि हम acute cases को होम्योपैथी की हेल्प से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में देखेंगे. डॉक्टर मनोज हमें काफी सारे केसेस भी प्रेजेंट करके दिखाएंगे, जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि हम कैसे acute cases को मैनेज कर सकते हैं. So let me give you a brief introduction of Dr. Manoj. So Dr. Manoj is BHMS MD. He's practicing in Gujarat at Gharghar Homeopathy, and till now he have cured about 2000 of the patients with free of cost. Then he have organized many of the homeopathic camps and treated patients. He has worked with experts of modern medicines over a period of time of 4 years, then including management of patients in critical condition, and now using his excellent knowledge in case management in homeopathy. Also, he is one of the main responsible person managing homeopathic education at Samuel Hahnemann Academy for Homeopathy. So this was a brief introduction of Dr. Manoj Makani. Now, Dr. Manoj, you can start the session. Now I'm overing to you. You can share the screen and start the session, sir. तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबका आभारी हूँ. बीजेन पब्लिकेशन, रडारोपस एंड हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, जिन्होंने इस वेबिनार को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मेहनत किया, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. और हम आज जो चर्चा करेंगे वो है एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी. राइट सर, विजिबल ना? Visible. ओके. सो एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी, काफी सारे मित्र हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो विलेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, और उन लोगों का काफी समय से ऐसा कहना था कि सर आप एक एक्यूट्स के ऊपर कैसे काम करना है, उसके लिए कुछ गाइडलाइन दीजिए. और उसी बीच हमारा ये वेबिनार हुआ, तो हमने इसमें भी सिलेक्ट किया कि हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे. तो एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी, अ क्लिनिकल गाइड टू केस टेकिंग, मोडालिटीज एंड रेमेडी सिलेक्शंस. होम्योपैथी जब हम करते हैं तो होम्योपैथी प्रैक्टिस होती है, उसके 3 फेजेस होते हैं. पहला होता है केस रिसीविंग, मतलब कि हमारे पास जब पेशेंट आता है या तो लाया जाता है, उस दरमियान हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है. अनदर टास्क इज टोटालिटी फॉर्मेशन, मतलब हमें जो पेशेंट के द्वारा पास से जो डेटा मिला, हमने अपनी जो सारी सेंस हैं, चाहे देखना हो, सुनना हो, टच करना हो, या अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, उन सब का उपयोग किया. और उन उपयोग करके जो हमें डेटा प्राप्त हुआ वो, और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो नियर एंड डियर हैं, जो लोग अटेंडेंस हैं, उनके पास से जो डेटा प्राप्त हुआ वो, ये 3 चीजों को हम एक साथ जोड़ें तो हमारे पास काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है. लेकिन उस डेटा में से मास्टर हनीमैन एफोरिज्म नंबर 153 के अंदर कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक, अनकॉमन सिम्टम को ढूंढ के उसकी टोटालिटी बनानी है. तो पहला स्टेप है केस रिसीविंग, दूसरा स्टेप है टोटालिटी फॉर्मेशन, एंड फाइनल स्टेप इज रेमेडी सिलेक्शन. Am I clear? So acute केस के बारे में मास्टर हनीमैन समझाते हैं. क्या कहते हैं? डिसीज ऑफ रैपिड और इंटेंस ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं acute डिसीज. मतलब तुरंत हो जाता है और तुरंत आगे बढ़ जाता है. हम अगर अपनी डे टू डे की क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमें ज्यादातर एक्यूट केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, सिर दर्द हो जाना, पेट दर्द होना, या तो डिस्मेनोरिया होना, या तो डायरिया वोमिटिंग हो जाना, या तो एक्यूट अस्थमैटिक अटैक्स का मिलना. जब हम जनरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, कि जब हम प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होते हैं, स्पेशली विलेज एरिया, महात्मा गांधी कहते हैं कि सच्चा भारत गांव में बसता है, तो गांव के एरिया की बात करते हैं, जहां पे हमारे काफी सारे मित्र होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे
वी आर ए प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, मतलब शुरुआत की केयर ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू में ऐसी सब दिक्कतें लेके काफी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उन पेशेंट को विथ होम्योपैथी हमें कैसे ट्रीट करना है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो केस टेकिंग के अंदर सिर्फ हम पेशेंट को पूछते हैं और पेशेंट हमें जवाब देते हैं, हम पेशेंट को पूछते हैं और पेशेंट हमें जवाब देते हैं, ऐसा ही होना जरूरी नहीं है। काफी बार केस टेकिंग उससे पहले से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि जो हमारे पास जो आता है पेशेंट, उसकी प्रोफाइल क्या है, मतलब वो किस स्टेज के अंदर है लाइफ के। अगर वो चिल्ड्रन है तो काफी सारी ऐसी मेडिसिन है जिनकी चिल्ड्रन के ऊपर अफिनिटी या चिल्ड्रन कंप्लेंट्स के अंदर अफिनिटी बहुत ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे कुछ मेडिसिन के नाम इधर दिए गए हैं, जैसे कि एकोनाइट है, एथुजा है, एलियम सेपा, एंटीमटाट, बेलाडोना, बोरेक्स, ब्रायोनिया, कल्केरिया काब, कैप्सिकम, कैमोमिला, सिकुटा, इपिकाक, लाइको, लेकेसिस, ओपियम नक्स, पल्सेटिला, पोडोफाइलम, फाइटोलाका, सिलिसिया, सल्फर, स्पॉन्जिया, स्क्विला एंड सैम्बुकस। उसी तरीके से लेट एज के अंदर अगर पेशेंट हमें आके मिलते हैं, बहुत ओल्ड एज है, अब 60, 65, 70, 75, 80, तो वहां पे भी आर्सेनिक है, बराइता काब है, कार्बोवेज है, कोनियम, कालिकाब, लेकेसिस, लाइको, एसिड फोर्स, ओपियम, इस तरीके की दवाइयों की अफिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। उसी तरीके से काफी सारे ऐसे केस हैं जहां पे प्यूबर्टी और यंग एज के पेशेंट आते हैं। तो प्यूबर्टी और यंग एज के अंदर देखा जाए तो बेलाडोना है, कल्केरिया है, हेलिबोरस है, काली बीच है, कालिकाब है, लेकेसिस है, नेट्रम्यूर है, पल्सेटिला है, एसिड फॉस है। इन सारी मेडिसिन को प्यूबर्टी की एज और यंग एज, खास करके 12, 13, 15 साल से लेके 25, 30, 32 सालों तक की जो एज होती है, उस एज ग्रुप के अंदर इन सारी मेडिसिन को हम बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि जिन मेडिसिन के सामने चिल्ड्रन लिखा है वो ओल्ड एज में नहीं दी जा सकती, या ओल्ड एज लिखा है वो यंग एज में नहीं दी जा सकती, या तो प्यूबर्टी लिखा है वो ओल्ड एज में नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन इन मेडिसिन की एक्शन उस एज में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इस एज ग्रुप के अंदर इन मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन टोटलिटी के बेस ऊपर ही ज्यादा देखने को मिलता है। उसी तरीके से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी प्रिस्क्रिप्शन फीमेल केसेस में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो जैसे कि एपिस है, बेलाडोना है, सिमिसिफुगा है, कोनियम है, कालिकाब, क्रियोसोटम, लेकेसिस, लिलियम टिक, लाइको, नेट्रम्यूर, नक्स, फॉस्फोरस, प्लाटिना, पल्सेटिला, सबाइना, सेपिया, सल्फर, थूजा। तो पहले तो हमारे पास एक्यूट में पेशेंट आता है तो हमें यही देख लेना है कि ये चाइल्ड है, ओल्ड एज है, प्यूबर्टी की एज है, यंग एज है, मेल है कि फीमेल है। अकॉर्डिंग टू दैट हम कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर आराम से आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? एपोरिज्म 153 के अंदर मास्टर हनीमैन कहते हैं कि आपको ऐसे सिम्टम पकड़ने हैं जो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर पाए, जो पेशेंट को पूरी दुनिया से ये पेशेंट कैसे अलग है, पूरी दुनिया से हमारे पास आने वाला मरीज है वो क्यों अलग है। तो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ग्रुप के मरीज होते हैं, लेकिन हमारे पास जो मरीज आया है वो चाइल्ड है, या तो हमारे पास जो मरीज आया है वो ओल्ड एज का है, या तो हमारे पास जो मरीज आया है वो प्यूबर्टिक है, या तो हमारे पास जो मरीज आया है उसको फीमेल कंप्लेंट्स है, या तो वो मरीज फीमेल है। बात समझ में आ रही है? तो वहां से ही हमारा केस रिसीविंग शुरू हो जाएगा। भले ही पेशेंट आके कुछ ना बोले कि मुझे ये दिक्कत है या ये हो रहा है या वो हो रहा है, कुछ ना बोले, हमें पेशेंट को देखा कि ओके इसकी एज क्या है और ये मेल है या फीमेल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से एनवायरमेंटल मोडालिटीज, मास्टर बोगर साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। हमने भी आपके सामने काफी सारा जो डाटा दिया है वो उन्हीं का लिटरेचर है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारा डाटा हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बोगर सर, डॉक्टर बोनीकुसेन सर, मास्टर हनीमैन, उन सबका ही है, इसमें हमारा कुछ है ही नहीं। तो एनवायरमेंट मोडालिटीज के अंदर देखें तो काफी सारी दवाइयों को विंटर के अंदर बहुत सारे अच्छे यूज मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोल्ड वेदर के अंदर
जो दवाइयां ज्यादातर यूज होती हैं, आर्सेनिक, ऑरम, डल्कामारा, कालमिया, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स। उसी तरीके से समर के अंदर जो यूज होती हैं, एथुजा, एंटीमक्रूड, बेलाडोना, ब्रायोनिया, जलसेमियम, आइरिसबर्ग, काली बीच, लेकेसिस, नेट्रम्यूर, पोडोफाइलम, पल्सेटिला। उसी तरीके से काफी सारी मेडिसिन है, वो सीजनल चेंजेस के दौरान उनका इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आया है वो कैसे दिनों में आया है, गर्म दिनों में आया है कि ठंडे दिनों में आया है, या तो ऐसे दिनों में आया है कि जहां पे चेंज ऑफ वेदर देखने को मिलता है। मैं क्लियर, बात समझ में आ रही है? हम इंडिया में हैं, हमारे पास ठंडे दिनों का भी अनुभव रहता है, गर्म दिनों का भी रहता है, और चेंज ऑफ वेदर का ही भी रहता है। तो जहां पे सीजनेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तब कॉल्चिकम है, कल्केरिया है, डल्कामारा, जलसेमियम, हाइपेरिकम, लेकेसिस, मैक्काब, फॉस्फोरस, रस्टॉक, सेपिया, सिलिसिया और सल्फर, इन सारी दवाइयों की यूजफुलनेस बहुत अच्छी रहती है। या तो हम ऐसे कहें कि जब सीजनेबल चेंजेस के दौरान दिक्कतें बढ़ गई और पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, तो ज्यादातर टोटालिटी में यही दवाइयां आती हैं, और इन्हीं दवाइयों के अंदर इंडिकेशन है कि जब सीजनल चेंजेस ऑफ द सीजन हो तब कौन सी मेडिसिन इंडिकेशन है। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग के दौरान दिक्कतें हो रही हैं, तो एलियम सेपा, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कार्बोवेज, कैल्केरिया, जलसेमियम, काली बीच, लेकेसिस, रस्टॉक, सारसा, वेरेट्रम, इस तरीके की दवाइयां यूजफुल हो सकती हैं। उसी तरीके से अगर ऑटम, पानखर के अंदर दिक्कतें हो रही हैं, तो हम चाइना, कॉल्चिकम, डल्कामारा, मर्क, रस्टॉक्स, वेरेट्रम, इस प्रकार के ग्रुप की दवाइयों का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये एनवायरमेंटल मोडालिटी हमें मिलती है। समझ में आ रही है? अभी तक तो हमने मरीज को पूछा तक भी नहीं है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है या आप हमारे पास क्यों आए हो। हम मरीज को भी देखते हैं कि वो किस एज ग्रुप से है, मेल है या फीमेल है या चिल्ड्रन है, और किस टाइम के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। वो समर है मतलब कि हॉट वेदर है, हॉट दिन है, गर्म दिन है, या तो विंटर है मतलब कि कोल्ड वेदर है, या तो कोल्ड दिन है, या तो ऑटम है, या स्प्रिंग है, या चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, और हमें उसके ऊपर से ही काफी सारा डाटा मिल रहा है। उसी तरीके से टाइम मोडालिटीज है, मॉर्निंग इवनिंग एग्रावेशन। तो अगर मॉर्निंग इवनिंग एग्रावेशन देखने को मिले तो एल्यूमिना, एपिस, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, कल्केरिया, सीना, कुप्रमेट, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस और सिलिसिया, ये दवाइयां बहुत इंडिकेटेड होती हैं। उसी तरीके से पीरियोडिसिटी देखने को मिले, मतलब कल शाम को बुखार आया था, आज शाम को वापिस बुखार आ गया, अगले विंटर में दिक्कत हुई थी, इस विंटर में वापिस हो गई, अगले महीने दिक्कत हुई थी, इस महीने वापिस हो गई, अगले वीक में दिक्कत हो गई थी, इस महीने वापिस हो गई। पीरियड ऑफ टाइम के बाद दिक्कतें रिपीटेडली होती है, खास करके महावरी की दिक्कत, क्योंकि हर महीने पीरियड्स आते हैं और पीरियोडिकली वही दिक्कतें बार बार होती रहती हैं। खास करके ऐसे फीवर्स जो पीरियोडिक आते हैं, तो उन तरीके के फीवर्स के अंदर चाहे कॉज कुछ भी रहा हो, लेकिन उस प्रकार के जो फीवर्स हैं जो पीरियोडिकल हैं, तो उनके अंदर भी इस इंडिकेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो जब पीरियोडिकली दिक्कतें आने लगती हैं, तो हम आर्सेनिक, कैक्टस, चाइना, इक्वेटोरियम, जलसेमियम, हेपार, इटिका, कालिकाब, लाइको, नेट्रम्यूर, नक्स, पल्सटीला, रस्टॉक, सल्फर, लेक्सिस, सिकेल कॉर, एसिड फॉस, एसिड नाइट्रिक, इस तरीके की मेडिसिन को सोच सकते हैं। बात समझ में आई? सीजन देखा, टाइम देखा, पेशेंट देखा, अभी तक तो हमने पूछने की शुरुआत भी नहीं की है, फिर भी हम वहां पे काफी सारा डाटा एकत्रित कर चुके हैं, हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। गुड। अब हम पेशेंट को पूछते हैं कि ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है, और उस दिक्कत कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, या तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम देखेंगे कि काफी बार पेशेंट के जो अटेंडेंस आते हैं वो बोलते हैं, सर कल शाम से बुखार है और कल शाम से इसने सिर तक नहीं उठाया है, बेड में ही बेड में पड़ा रहा है, या तो डॉक्टर साहब इनको बुखार है, मैं बोल रहा हूं कि बैठ जाओ, आराम करो, लेकिन बैठ ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअस मुंह ही कर रहे हैं, या तो भाग दौड़ कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं,
या तो काफी बार ऐसा पेशेंट भी बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बुखार है लेकिन मेरे एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया है, बुखार है लेकिन मेरे एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, डॉक्टर साहब मुझे पड़े रहने की ही इच्छा होती है, या डॉक्टर साहब नहीं मुझे पड़े रहने से दिक्कतें बढ़ जाती है। तो लाइंग डाउन मोडालिटीज है। अगर वांट्स टू लाई डाउन मतलब पड़े रहने की इच्छा होती है, बहुत कुछ मजा नहीं आ रहा है, पेशेंट सोया ही रहता है, या तो बच्चा होता है तो उसके अटेंडेंट कहते हैं, ओल्ड एज होता है तो उसके अटेंडेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब उठ ही नहीं रहे हैं, बेड में पड़े हैं, तो वहां पे हम वांट्स टू लाई डाउन तो एंटिमटाट, आर्निका, बाप्टिसिया, कल्केरिया, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, चाइना, जलसेमियम, हेलिबोरस, नक्सवोमिका, एसिड फोस, फॉस्फोरस, सेपिया, सल्फर, स्ट्रेमोनियम, लाइको, इस तरीके की दवाइयों को यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर सोते रहने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, या तो सोना नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहा हूं आराम करो फिर भी मान नहीं रहे हैं, इस तरीके की अगर सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं तो लाइंग एग्रावेट्स, वहां पे एपिस, आर्सेनिक, कैप्सिकम, कैमोमिला, कोनियम, ड्रोसेरा, डल्कामारा, फेरम, हायोसाइमस, नेट्रम सल्फ, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, रूमैक्स, सैम्बुकस, सेंग्रिनेरिया और सेपिया, इस तरीके की दवाइयों को हम सोच सकते हैं। हमने पेशेंट को पूछा आपको दिक्कत क्या है, अगर आप घूमते फिरते हैं, चलते हैं तो दिक्कत में अच्छा लगता है कि बढ़ जाती है। अगर मोशन एग्रावेशन देखने को मिले तो बेलाडोना, ब्रायोनिया, कैलकेरिया, चाइना, कॉल्चिकम, कालिका, लेडम, नट्रम्यूर, नक्सवोमिका, सिलिसिया, स्पाइजेलिया एंड सल्फर को सोच सकते हैं। अगर मोशन अमिलोरेशन देखने को मिले कि चलते रहने से या मूवमेंट करने से अच्छा लगे, पेशेंट कंटिन्यूअस पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, तो वहां पे आर्सेनिक, साइक्लामान, डल्कामारा, पल्सेटिला, पायरोजेन, रस्टॉक, सेपिया, सैम्बुकस और सल्फर को सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर कवरिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पेशेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस उतना ही देखना है या उतना ही पूछना है। अगर कवर अमिलियोरेशन या तो बेटर, अगर अनकवरिंग अमिलियोरेशन देखने को मिले, मतलब कि अगर वो कवर निकाल दे तो उसको अच्छा लगे, डॉक्टर साहब देखिए ना बच्चे को इतनी ठंडे उड़ा देते हैं लेकिन निकाल देता है, तो वहां पे हम अनकवरिंग अमिलियोरेशन ले सकते हैं। बात समझ में आई? उसी तरीके से डॉक्टर साहब ओढ़ते नहीं है तो भी हम अनकवरिंग एमिलोरेशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ठंड लग रही है फिर भी ओढ़ने का मजा नहीं आ रहा है, मुझे ऊपर कवर नहीं चाहिए, तो भी हम अनकवरिंग एमिलोरेशन ले सकते हैं। तो उसमें अकोनाइट, एपिस, आयोडम, कालिकाब, काली आयोड, लेकेसिस, लेडम, लाइको, ओपियम, पल्सेटिला, सीकेर, स्पाइजेलिया और सल्फर, इस तरीके की मेडिसिन सोच सकते हैं। अनकवरिंग एग्रावेशन मतलब कवर डिजायर चाहिए या मतलब ओढ़ना चाहिए, या ओढ़ना निकाल दोगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, या तो पेशेंट ओढ़ा हुआ ही रहता है, डॉक्टर साहब इतनी गर्मी है फिर भी पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के पड़ा है, सुबह से इतना बुखार है, तो वहां पे हम अनकवरिंग एग्रावेशन लेंगे। तो उसमें एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक, कैलकेरिया, कैप्सिकम, चाइना, कैमोमिला, कोलोसिन, हाइपेरिकम, कालिका, नक्सवम सॉरी हेपार सल्फाइड, कालिका, नक्सवोमिका, फॉस्फोरस, एसिड फोस, पल्सेटिला, रस्टॉक्स और सिलिसिया, इन मेडिसिन को सोच सकते हैं। मतलब मोशन एग्रावेशन है या एमिलोरेशन है, अनकवरिंग एग्रावेशन है या एमिलोरेशन है, वांट्स टू लाइन डाउन है या लाइन एग्रावेशन है, इतना ही पूछना है। क्लियर हो रहा है? सीजन देखा, वेदर देखा, पेशेंट देखा, टाइम देखा और 2-3 सवाल पूछे, या तो देख लिया। इसी तरीके से पेशेंट क्या दिक्कत लेके आया है, अगर फीवर के साथ केस प्रेजेंट हो रहा है तो एकोनाइट, एपिस, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कैंथारिस, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, कैमोमिला, चाइना, जलसेमियम, इग्नेसिया, आयोडम, लेकेसिस, लाइको, मेडोरिनम, नेट्रम्यूर, नक्सवोमिका, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, रस्टॉक, सैंग्विनेरिया और सल्फर, इन मेडिसिन को ज्यादा सोच सकते हैं। मतलब टिश्यू अफिनिटी या तो सिस्टम अफिनिटी, कौन सी सिस्टम के साथ पेशेंट डिसीज लेके हमारे पास आए हैं। अगर रेस्पिरेटरी दिक्कतें देखने को मिल रही है, मतलब वो नाक से लेके लंग्स तक पूरी रेस्पिरेटरी में कोई भी दिक्कत हो, वो सर्दी जुकाम हो, साइनोसाइटिस हो, राइनाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर वो नोज से लेके लंग्स तक
रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अफेक्शन लेके आया है, वो अफेक्शन चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे एलर्जिक हो, कुछ भी हो, तो वहां पे अकोनाइट, एंटीमटाट, एपिस, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कार्बोवेज, क्यूपरम डिजिटालिस, ड्रोसेरा, हेपार्स, इपिका, कालिका, लेकेसिस, लाइको, नेट्रम सल्फ, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, सेम्बुकस, स्पॉन्जिया, स्टेनम, सल्फर, टेरेंडुला, कालीबीज, सबाडिला, ये सारी दवाइयां सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर जॉइंट और मस्कुलर कोई भी अफेक्शन के साथ आया है, कहीं भी हो, चाहे वो लोअर लिम्ब में हो, अपर लिम्ब में हो, बैक में हो, पूरी बॉडी में हो, कहीं पे भी जॉइंट और मसल्स के साथ की तकलीफों के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, तो वहां पे आर्निका, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कल्केरिया, कॉस्टिकम, सीबीसी फुगा, कॉल्चिकम, ड्रोसेरा, गलकामारा, कालीबीज, कालमिया, लेडम, मर्क, नक्स, फाइटोलाका, रूटा, सबाइना, सिलिसिया, स्टेफी, अर्टिका और सल्फर, ये दवाइयां सोच सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की कोई भी दिक्कत हो, मुंह से लेके एनस तक, चाहे वो नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, एनोरेक्सिया हो, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, कोई भी अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की किसी भी दिक्कत के साथ वहां पे प्रेजेंट हुआ है, तो एकुजा, एंटीम क्रूड, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, कल्केरिया, चाइना, फेरम, मर्क, नक्सवामिका, फॉस्फोरस, पल्सेटिला और वेरेट्रम आल्बम, इस तरीके की दवाइयों को हम सोच सकते हैं। उसी तरीके से हार्ट एंड सर्कुलेशन की किसी भी दिक्कतों के साथ पेशेंट अगर प्रेजेंट हुआ है, तो वहां पे हम एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैक्टस, कैल्केरिया, कार्बोवेज, चाइना, क्रेटेगस, डिजिटालिस, ग्लोनोइन, आयोडम, कालिका, कालमिया, लेकेसिस, नाजा, फॉस्फोरस, नेट्रम्यूर, पल्सेटिला, सेपियास, आइजेलिया, स्पॉन्जिया और सल्फर, ये सारी दवाइयां सोच सकते हैं। होप अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि पेशेंट आया, किस समय पे आया, कौन सी ऋतु में आया, पेशेंट कौन है और क्या दिक्कत लेके आया। अगर इतना हमारे पास हो गया तो हम तुरंत ऑन द फिंगर टिप्स एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसके साथ अगर डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स या तो डायरेक्शन ऑफ डिस्चार्ज या तो डायरेक्शन एंड डिस्चार्ज, अगर असेंडिंग डायरेक्शन में कोई भी दिक्कत मिल रही है, तो वहां पे अकोनाइट, बेलाडोना, कैल्केरिया, कोनियम, जलसेमियम, ग्लोनोइन, इग्नेसिया, लेकेसिस, लेडम, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, सबाडिला, सेंग्विनेरिया, सेपिया, सिलिसिया एंड सल्फर, ये सोच सकते हैं। अगर डिसेंडिंग मिल रहा है तो वहां पे आर्निका है, बर्बेरिस है, ब्रायोनिया, कैप्सिकम, सिकुटा, कॉफिया, कालमिया, लेकेसिस, लाइको, पल्सेटिला, रफ्टॉक्स और जिंकम सोच सकते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है कोई भी दिक्कत या कोई भी सेंसेशन, तो पेन हो, चाहे स्टिचिंग हो, चाहे बर्निंग हो, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, तो कार्बोवेज, ब्रायोनिया, बर्बेरिस, जलसेमियम, सबाइना, सैंग्विनेरिया, सेपिया, सिलिसिया एंड स्पाइजेलिया सोच सकते हैं। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिले तो वहां पे बेलाडोना, ब्रायोनिया, चेलिडोनियम, कालीबीज, कालिका, मर्क, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, सेपिया, स्पाइजेलिया एंड सल्फर सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिस्चार्ज अमिलियोरेट देखने को मिले, मगर मतलब डिस्चार्ज से अच्छा हो, तो वहां पे एंटीमटाट, डिस्चार्ज कोई भी हो, वो वॉमिट भी डिस्चार्ज हो सकता है, स्टूल का मतलब डायरिया या डिसेंट्री का डिस्चार्ज हो सकता है, वो नेजल डिस्चार्ज मतलब म्यूकस हो सकता है, वो बलगम भी हो सकता है, उसी तरीके से वो एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है, वो पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है, कोई भी वो भी हो सकता है फीवर के अंदर। अगर कोई भी डिस्चार्ज होने के बाद अच्छा लगे तो वहां पे एंटीमटाट, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, कैल्केरिया, कैमोमिला, इपिका, लेकेसिस, लाइको, नक्सवामिका, पल्सेटिला, रस्टॉक, सेपिया, सिलिसिया, सल्फर, थूजा एंड वेरेट्रम सोच सकते हैं। अगर डिस्चार्ज से दिक्कतें बढ़ जाए या तो डिस्चार्ज होने के बाद तकलीफें शुरू हो, डॉक्टर साहब पहले वॉमिट हो गई और उसके बाद ये शुरू हुआ, डॉक्टर साहब पहले 5 बार डायरिया गया उसके बाद ये शुरू हुआ, तो वहां पे हम ऐसी दवाइयां सोचेंगे। या तो ऐसा, डॉक्टर साहब जब भी बलगम निकलता है तो दिक्कतें बढ़ जाती है, नाक में से जितना ज्यादा पानी निकला उतनी तकलीफ बढ़ जाती है,
ऐसा अगर सिम्टम देखने को मिले तो वहां पे एकोनाइट, कैलकेरिया, कार्बोवेज, चाइना, सीमिसी फुगा, इपिका, कालिका, एसिड फॉस्फोरस, टेफी एंड वेरेट्रम सोचेंगे। डिस्चार्ज इंक्रीजेस, मतलब दिक्कत के साथ डिस्चार्ज बढ़ जाता है। बहुत सारा म्यूकस अंदर भरा हुआ है और निकल रहा है, बहुत बार डायरिया जाना पड़ रहा है, बहुत बार स्टूल पास करने को जाना पड़ रहा है, बहुत जुकाम निकल रहा है, आंखों में से बहुत पानी निकल रहा है, ड्रेंचिंग, बहुत पर्स्पिरेशन हो रहा है, मुंह में बहुत सलाइवा आ रहा है, कोई भी डिस्चार्ज हो, अगर दिक्कत के साथ डिस्चार्ज बढ़ गया है तो ये सब दवाइयां सोच सकते हैं। एंटीमटाट, आर्सेनिक, कैलकेरिया, कैमोमिला, चाइना, जलसेमियम, हेपार, इपिका, लाइको, मर्क, नक्स, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, पल्सेटिला, रस्टॉक, सेम्बुकस, सेपिया, सिलिसिया, सल्फर, वेरेट्रम एंड थूज। पहला केस 68 ईयर ऑफ द ओल्ड मेल। इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, मतलब हमें जो आपके साथ शेयर करना था वो तो शेयर हो गए, अब इसके ऊपर एक्सरसाइज रहेगी कि आपने उसमें से कितना लिया। 68 year of the old male come at OPD in January, known case of asthma, taking medicine from another pathy, और आके बोलता है सर कल आधी रात से बहुत तकलीफ हो गई है, इधर उधर हो रहा हूँ, नींद नहीं हो रही है, सांस बहुत फूल रही है, सर कुछ कीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बस इतना ही केस है, ये एक्यूट है, एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ द क्रॉनिक डिसीज। उसी तरीके से दूसरा केस है, 4 year of the boy came in January for complaint of cough and dyspnea since 2 days. Weakness and energy low, wants to lay down. Examination किया तो rattling sound in the chest. सोने जाते हैं तो दिक्कत बहुत बढ़ जाता है, रात को 9-10 बजे तो इतना खांसी आता है कि रह नहीं पाते हैं। बस इतने ही केसेस हैं एक्यूट्स में, इसी तरीके से केस होता है, और 1-2-3 मिनट के केस के अंदर हमें सीधा प्रिस्क्रिप्शन करना होता है, और प्रिस्क्रिप्शन ऐसा जो फिलोसॉफी के बेस के ऊपर हो। स्लाइड ही करना है आपके सामने, लेकिन उसमें दवाई का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं किए। हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि स्लाइड चेंज नहीं किया, तो 1-2 लोगों ने आंसर भी दिया है। वेरी गुड। आर्सेनिक है डॉक्टर चेतन, एंड डॉक्टर राहुल ने आंसर किया है एकोनाइट। वेरी गुड। सो पहला केस, द asthmatic profile, 8 year of the male, history of asthma, breathing difficulty, lying down impossible, sleep disturbed, और इधर उधर फुल घूम रहा हूं, आधी रात से दिक्कत हो गई है। तो पहली चीज तो मिड जनवरी में हमारे पास पेशेंट आया है, तो हमारे पास जनवरी को कैसा वेदर बोलते हैं? कोल्ड वेदर। सो वेदर के मुताबिक कोल्ड है, 68 ईयर है तो ओल्ड एज है, और अस्थमा के साथ प्रेजेंट हुआ है तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आए हैं, और मोडालिटीज में मिडनाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आए, आपको मैं ये टोटालिटी दे दूं कि ओल्ड एज, विंटर, मिडनाइट एग्रावेशन, रेस्पिरेटरी दिक्कत, तो सीधा सब लोग आर्सेनिक के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अपनी आंखों को, अपने माइंड को उस तरीके से हमें मजबूत करना है, उस तरीके से हमें तैयार करना है कि हम पेशेंट के अंदर, हमारे पास जब मरीज आए तब हम ये सब चीजें देख पाए कि अभी जनवरी में ठंड पड़ रही है, हमारे सामने बैठा हुआ आदमी 68 ईयर ओल्ड, मतलब कि ओल्ड एज है, और इसको अस्थमा की दिक्कत है, और बोल रहा है आधी रात से दिक्कत हुई है, फियर ऑफ डेथ भी है। बात समझ में आ रही है? तो तुरंत एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन, विद इन 1 मिनट प्रिस्क्रिप्शन होता है, और आर्सेनिक डाल देने के बाद पेशेंट को बहुत 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 अच्छा है। बाद में इस केस को क्रॉनिकली भी ट्रीट किया गया, और उसकी काफी सारा उस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। उसी तरीके से आपके पास जो दूसरा केस हम लेके आए, तो अगेन दूसरा केस किसका है? 4 year old बॉय, मतलब चिल्ड्रन कंप्लेन। ऐसे बच्चा है तो ऐसी मेडिसिन चाहिए जो बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी चीज, वांट्स टू लाई डाउन, लो एनर्जी है,
और रात को 9-10 बजे जब सोने के लिए जाता है तब उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और रेटलिंग साउंड अगर हमने एग्जामिन किया तो रेटलिंग साउंड हमें सुनने में आता है। तो अगर ये 4 सिम्टम आप एक साथ मिलाएंगे कि इन कोल्ड वेदर, चिल्ड्रन, रेटलिंग साउंड एंड रात को 9-10 बजे एग्रावेशन देखने को मिलता है, तो वहां पे केवल एक ही मेडिसिन निकल के आता है, वो है एंटिनटाट। लेकिन हम आपको अगर ये टोटालिटी देंगे तो सबको एंटिनटाट आ जाता है, लेकिन अपने आप से उस पेशेंट को टैकल करके कैसे एंटिनटाट देना, ये आर्ट है और यही हमें सीखना है। 2 मेडिसिन क्लियर हुई? तो काफी लोगों ने, काफी डॉक्टर्स ने आंसर किया है एंटिमटार्ट और आर्सेनिक के लिए काफी लोगों ने आंसर किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग बहुत अच्छे से एक्यूट ट्रीट कर रहे हैं। आपको स्लाइड दिखाएंगे, लेकिन स्लाइड में दवाई लिखी हुई है, तो पहले केस सुना देते हैं। तीसरा केस है हमारे पास। 30 year of old male come with fatigue and weakness after fever. After celebration of Holi, slowly he develop a fever with pain in joints, wants to lay down and appetite loss. फीवर का ही केस है, एक्यूट केस है। आके बोलता है कि होली खेले थे कल परसों, उसके बाद धीरे धीरे दिक्कतें शुरू हो गई हैं, बुखार आ रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है और मुझे सोने की इच्छा हो रही है, खाना भी खाने का मन नहीं हो रहा है। हमारे पास आके पेशेंट हिंदी में, गुजराती में, जिसकी भी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आके इस तरीके से ही बताता है, और इसके ऊपर से हमें पूरा टोटालिटी बनाना है। चौथा केस है 2 months of old baby in summer complain of offensive diarrhea. Doctor suggests that is lactose intolerance. So बेबी को मदर्स मिल्क बंद करवा दो, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको मिल्क से दिक्कत हो रही है। और उसके पापा ने हमें फोन किया कि डॉक्टर साहब अब क्या करें। सो एनीवन तीसरे और चौथे केस के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन? यस सर, इसमें आंसर आ रहे हैं रस्टॉक्स, जेलसीमियम, कैम्फोरा। केस 4 के लिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर रुचि, उन्होंने आंसर किया है एथ्यूजा। वेरी गुड। तो तीसरे केस के अंदर अगर हम देखें तो एथ्यूजा फटीग है। आंसर आ रहा है काफी लोगों से, जेलसीमियम एंड एथ्यूजा। वेरी गुड। तो तीसरे केस के लिए अगर हम देखें तो होली कब होती है? एनीवन, कौन सी ऋतु होती है होली टाइम में? भारतीय संस्कृति के अंदर होली को कहा गया है बसंतोत्सव। बसंतोत्सव का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु का आंसर दिया जा रहा है लोगों की तरफ से सर। वेरी गुड, वसंत ऋतु, स्प्रिंग। वेरी गुड। तो ऐसी मेडिसिन चाहिए जहां पे हमें स्प्रिंग के अंदर दिक्कतें देखने को मिले, उसके बाद ले डाउन डिजायर देखने को मिले, ग्रेजुअल और ऑनसेट देखने को मिले, मतलब धीरे 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 दिक्कतें स्टार्ट होती हों। तो वहां पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी ब्रायोनिया। चौथा केस है कि जहां पे 2 महीने का बेबी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिल रहा है। तो समर के अंदर रिपोर्टेड हुआ है, चिल्ड्रन के अंदर दिक्कत है, डाइजेस्टिव इश्यू है, मिल्क इंटॉलरेंस है। तो जिन्होंने भी आंसर किया है सी इज राइट, प्रिस्क्रिप्शन वाज एथुजा, और सिर्फ 2 डोज एथुजा जाने के बाद बेबी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को। उसके बाद जो एक केस है कि सेडेंटरी लाइफ वाला एक है, जो बाहर का फूड खा के आया है, उसके बाद इनफेक्चुअल अर्जिंग देखने को मिल रहा है। तो पेशेंट आके बोलता है सर मुझे पेट के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, और डॉक्टर पेशेंट के पास होम विजिट में गए हैं। ये होम विजिट का केस है, और डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि समर के अंदर भी वो कवर करके बैठा, और बाहर का फूड खाने के बाद बहुत पेन हो रहा है। थोड़ी देर में उसको स्टूल करने के लिए जाना पड़ रहा है और अच्छा लगता है, बाद में फिर से कोलिक स्टार्ट हो जाता है। तो अगेन मॉर्निंग एग्रावेशन, कवर अम्यूलरेशन, इनफेक्चुअल अर्जिंग एंड जीआईटी। डिस्क्रिप्शन इज नक्सवोमिका। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? जी सर, नक्सवोमिका काफी लोगों से, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर अपर्णा। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। उसी तरीके से एक और केस है टॉन्सिलाइटिस का, कि जहां पे
एक बच्चा जो 12 साल का बच्चा है वो कंप्लेन ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड थ्रोट पेन के साथ प्रेजेंट हुआ है कि डॉक्टर साहब कल रात को ही कोल्ड ड्रिंक पी लिया था इसने, हॉट वेदर है और इसके अंदर, और सडनली तुरंत इसको थोड़े ही घंटों के अंदर रात को बुखार आ गया और लेफ्ट साइड थ्रोट में पेन हो रहा। तो कोल्ड डिजायर, समर के अंदर दिक्कत, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन और सडन ऑनसेट, प्यूबर्टी की एज, अगर इन 5 सिम्टम को पकड़े तो हम वहां पे आसानी से लेकेसिस के ऊपर पहुंच सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? किस तरीके से ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनको ज्यादातर फिजिशियंस देखते ही नहीं है। ज्यादातर फिजिशियन हर बार वही कुछ, आपको सपने कैसे आते हैं, आप बताइए, ये कीजिए, कैसा सेंसेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। केस रिसीविंग का पहला पार्ट यही है कि रिसीव कीजिए, हमें जो मिल रहा है वो लीजिए। तो हमें पेशेंट ने आके ही बोला कि कल रात को ठंडा पी लिया था, उसके बाद लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, रात से ही बुखार आना शुरू हो गया। तो नाइट एग्रावेशन लेफ्ट साइडेड, समर के अंदर ठंडा पी लेना, प्यूबर्टी है। डिस्क्रिप्शन वाज लेकेसिस। क्लियर? उसके बाद एक इंजरी का, फटीग का केस है। हाँ, 22 ईयर ऑफ द ओल्ड मेल complain of slightest feverish feeling and pain in the all joint. Pain starts from left shoulder and then all joints are paining. Complain start after playing cricket after long time. बहुत दिनों के बाद सर कल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने भी बोला कि मुझे खिलाओ, और क्रिकेट खेलने के बाद घर आया, अब धीरे धीरे फीवरिश लग रहा है और लेफ्ट साइड से ऊपर से सारे जॉइंट पेन करना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि आज आराम ही कर लूं, सोता ही रहूं। तो पहले तो शोल्डर से चालू हुआ, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जॉइंट एंड मसल्स, लेफ्ट टू राइट एंड लाइन अमिलियोरेशन। ऐसा देखेंगे तो हम आर्निका की तरफ जाएंगे। उसी तरीके से बहुत ही अच्छा एक केस मिला है सनस्ट्रोक का। 46 ईयर ऑफ द वुमन हैव अ सीवियर हेडेक आफ्टर विजिटिंग कच्छ। हमारे यहाँ कच्छ के अंदर रणोत्सव होता है, काफी सारे लोग यहाँ पे व्हाइट डेजर्ट देखने को आते हैं। तो व्हाइट डेजर्ट में घूमा और सन एक्सपोजर हो गया कच्छ के अंदर। उसके बाद बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडेमिया है। तो अगर हम देखेंगे कि मेनोपॉज एट हेडेक सन आफ्टर और नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, तो वहां पे हमें ग्लोनोइन की तरफ इशारा मिलता है, सिंगल डोज ऑफ ग्लोनोइन, और जादू की तरह हेडेक कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। सो इस तरीके से हम आपको एक एक केस ही दिखा रहे हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर हर सिस्टम वाइज एक एक केस को सिलेक्ट किए हैं ताकि किस तरीके से काम करना है वो आप सीख पाए। नेक्स्ट एक कार्डियक केस है। सर एक यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अल्पेश, उनका एक क्वेश्चन है, इन सारे केसेस में हम क्या पोटेंसी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी सूटेबल रहेगी? वो आखिर में पोटेंसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके सर। ओके डॉक्टर्स, तो अब लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में सर पोटेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 36 ईयर ऑफ द ओल्ड पेशेंट इन हॉट डेज come with complaint of palpitations and sleeplessness, especially in morning after 4 AM. Non case of hypertension and diabetes. डॉक्टर साहब रात को इमरजेंसी में आया हुआ केस है, 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, कि डॉक्टर साहब देखिए ना, पाल्पिटेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, और तब क्या कर सकते हैं? तो देखा कि ऐसी दवाई चाहिए जिसका हार्ट और सर्कुलेशन के ऊपर अच्छा इफेक्ट हो, ओल्ड एज में अच्छा इफेक्ट हो, हॉट पेशेंट हो और मॉर्निंग एग्रावेशन देखने को मिले। और प्रिस्क्रिप्शन वाज द डिजिटालिस। मार्वेलस रिजल्ट मिला डिजिटालिस के बाद। उसी तरीके से 10वां केस प्यूबर्टिक पेन, मतलब डिस्मेनोरिया का केस है। 15 ईयर ऑफ ओल्ड गर्ल रिपोर्टेड विद सीवियर डिस्मेनोरिया, पेन स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमेन एंड गोइंग टू बैकवर्ड्स, वीपिंग व्हाइल पेन। तो हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जो प्यूबर्टी के ऊपर इफेक्ट हो, फीमेल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट हो,
बैकवर्ड डायरेक्शन में जिसकी तकलीफें जाती हों और वीपिंग बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिले, मेडिसिन वाज पल्सेटिला। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, क्लियर है सभी लोगों की तरफ से। The path to the simillimum. Acute prescription is the synthesis, as demonstrated, the conversation of demographical modalities, pathological, and we are at the single correct remedy. Use this type of the rubrics to the acute prescription. हमें रेमेडी कैसे मिलेगी? तो ऑर्गन की पैथोलॉजी, उसकी जनरलिटीज, एनवायरमेंट फैक्टर, उसका एज, सेक्स, इन सब को मिला के हमने पेशेंट को लोकेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, सेंसेशन, इन 4 तरीके से गांठें बांध ली। एक्यूट एंड एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें 4 चीज चाहिए, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट। तो जहां पे हम पैथोलॉजी है, या तो जो टिश्यू है, या तो जो सिस्टम है, उसको लोकेशन के तौर पे यूज करते हैं। जो सेंसेशन मिल रहा है या डिस्चार्ज मिल रहा है, उसको सेंसेशन के तौर पे यूज करते हैं। मोडालिटीज के अंदर हम टाइम मोडालिटी, सीजनल मोडालिटी, वेदर मोडालिटी, एनवायरमेंटल मोडालिटी, इन सबको यूज करते हैं। और कंकोमिटेंट के अंदर कोई दूसरी पैथोलॉजी, या तो एज, या तो सेक्स, इस तरीके की चीजों को यूज करके एलएसएमसी बना के सीधा करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, चाहे वो केस कोई भी हो सकता है, किसी भी एक्यूट के अंदर विद इन अ मिनट 1-2 सवाल पूछ के, या तो क्या हो रहा है इतना पूछ के, या तो क्यों हमारे पास आए इतना पूछ के हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, एक्यूट में आते हैं, तो हम इस तरीके से काम लेके विद इन सेकंड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा और आपको एक रास्ता मिला होगा कि होम्योपैथी से जनरल प्रैक्टिस के अंदर एक्यूट कैसे मैनेज किए जा सकते हैं। अब सर, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुशबू, तो वो पूछ रही हैं कि अगर डिस्मेनोरिया के केस में वीपिंग एब्सेंट हो तो हम क्या रेमेडी प्रिस्क्राइब कर? हाइपोथेटिकल बातों से हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा केस लेके भेजना पड़ता है ना। काफी इंटरैक्टिव सेशन रहा है आपके साथ, हमारे अटेंडीज ने भी काफी इंटरेस्ट लिया है सेशन में, सभी लोगों ने आंसर भी किया। सो थैंक यू एवरीवन, अटेंडीज को भी थैंक यू सो मच। सब आपके लिए बोल रहे हैं कि काफी अच्छा सेशन आपने दिया है। सो डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच, काफी इंसाइट्स आपने दिए, काफी अच्छा बताया कि कैसे हम जो एक्यूट केसेस हैं उनमें ज्यादा टाइम ना लगा के हम इजीली कैसे कैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लोज कमिंग रेमेडीज तक जा सकते हैं एक्यूट केसेस में। सो थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा सेशन था, काफी इंटरेक्टिव सेशन था। एंड अटेंडीज को भी एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग क्वाइटली एंड पार्टिसिपेटिंग। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनको भी थैंक यू, एंड जिन्होंने सिर्फ सुना है उनको भी थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर वंस अगेन। ओके, थैंक यू रडारोपस, बी जैन सबको और सुनने वाले सबको खूब खूब आभार। थैंक यू सर। अभी हम सेशन एंड कर सकते हैं, आई थिंक अब किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन।